गाइस व्हाट्स अप एंड वेलकम बैक टू ग्रेविटी सर्कल। मेरे क्लास 11th के प्यारे प्यारे बच्चों, मैं आप लोगों को साथ साथ में जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पढ़ा रहा हूं एस ब्लॉक एलिमेंट्स। और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपाउंड्स। ठीक है, मतलब हम किन्हीं कंपाउंड्स की जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ने वाले हैं ऑफ ग्रुप 2, यानी आपके जो अल्कली अर्थ मेटल हैं, अल्कली अर्थ मेटल के द्वारा जो कंपाउंड्स बनाए जाते हैं उन कंपाउंड्स की हम लोगों को जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ना है। कौन कौन से कंपाउंड्स? जैसे ऑक्साइड्स, जैसे हाइड्रोक्साइड्स, जैसे हैलाइड्स, जैसे सल्फेट्स, कार्बोनेट्स, नाइट्रेट्स, ये लोग बनाते हैं ना, उसकी हम लोगों को जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़नी है। आप लोग अल्कली मेटल्स में भी तो पढ़ के आए हो, ऑक्साइड के, हाइड्रोक्साइड के, देन सॉल्ट ऑफ ऑक्सो एसिड्स के, हैलाइड्स के, वैसे ही इसमें भी पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं पढ़ना ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स के बारे में। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज कि हम आज की क्लास में सबसे पहले ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड्स के जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे। ओके मेरे प्यारे प्यारे गुलगुलो, चलो तो स्टार्ट करते हैं ऑक्साइड्स के बारे में बात करना। मेरे प्यारे बच्चों, आपका जो बेरिलियम होता है, बेरिलियम ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होके बेरिलियम मोनोऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है। बेरिलियम ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होके बेरिलियम मोनोऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है। दिस इज कॉल्ड एज बेरिलियम मोनोऑक्साइड, जिसके अंदर आपके बेरिलियम के ऑक्सीजन पर -2 और बेरिलियम पर +2 चार्ज होता है। क्या बात समझ में आ गई? अच्छा, एक खास बात, बेरिलियम के अलावा बाकी जितने भी ग्रुप 2 मेटल्स होते हैं, ग्रुप 2 मेटल्स कौन कौन? जैसे कि मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम, ये सब भी ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर आपके मोनोऑक्साइड का फॉर्मेशन करते हैं, जिन पर ऑक्सीजन पर -2 और आपके मेटल के ऊपर +2 चार्ज होता है। क्या चीज क्लियर हो गई? अच्छा, एक स्टार बनाएंगे सब लोग और एक इंपॉर्टेंट बात यहां पर नोट करेंगे, क्योंकि आप लोग जानते हो दैट एम डाई पॉजिटिव का जो साइज होता है, एम डाई पॉजिटिव के आयन का जो साइज होता है वो छोटा होता है एम पॉजिटिव आयन के मुकाबले। मतलब आपके जो ग्रुप 2 होते हैं, ग्रुप 2 के आयन का साइज ग्रुप 1 के आयन के साइज से छोटा होता है। सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सेजियम, इनका साइज बड़ा होता है और इनका साइज छोटा होता है। ये मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूं, है ना, एटॉमिक रेडियस में। तो साइज छोटा होने की वजह से एम डाई पॉजिटिव जो तुम्हारा होता है आयन इज मोर कंपैटिबल विथ ओ डाई नेगेटिव आयन। भाई ऑक्सीजन का तुम्हारा जो डाई नेगेटिव एनायन है, सॉरी आयन को हम लोग एनायन भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। आपका ओ डाई नेगेटिव जो एनायन है, इसका साइज और एम डाई पॉजिटिव का साइज कंपैटिबल है। इन दोनों का साइज एक दूसरे से बिल्कुल बराबर है। देयरफॉर they are strongly bounded with each other। bounded नहीं लिखना चाहिए मुझे, they are strongly attached with each other forming a very stable लेटाइस। इनका लेटाइस कैसा बनेगा? बहुत स्टेबल और बहुत ताकतवर लेटाइस बनेगा, बहुत पावरफुल लेटाइस बनेगा। कैसे? देखो मैं आपको बताता हूं। जैसे मान लो आपके पास में एम डाई पॉजिटिव का कैटायन है, तो इस एम डाई पॉजिटिव कैटायन के पास ओ डाई नेगेटिव का एनायन आएगा, 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 ओ डाई नेगेटिव का एनायन आएगा और ओ डाई नेगेटिव का एनायन आएगा। समझ गए? ठीक उसी प्रकार इस ओ डाई नेगेटिव के पास एम डाई पॉजिटिव का कैटायन आएगा, एम डाई पॉजिटिव का कैटायन आएगा, एम डाई पॉजिटिव का कैटायन आएगा। आप बात समझ रहे हो? मतलब पॉजिटिव नेगेटिव एकदम बिल्कुल पास जुड़ जाएंगे।
मतलब क्या होगा कि अगर आपका ये कैटायन है, अगर ये आपका कैटायन है, 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 या इसको एनायन मान लो, चलो ये तुम्हारा ब्लू कलर वाला एनायन है, ब्लू कलर वाला क्या है आपका एनायन है, ओ डाई नेगेटिव। तो मेरे प्यारे बच्चों ये सब इस प्रकार से कंबाइन होकर एक क्यूबिकल स्ट्रक्चर बना लेंगे, और इसके बिल्कुल बीचों बीच, बिल्कुल बीचों बीच आपको ये ब्लैक कलर से यहां पर कैटायन दिखाई पड़ सकता है, यहां पर कैटायन दिखाई पड़ेगा, यहां कैटायन, यहां कैटायन, समझ रहे, बिल्कुल ठोस स्ट्रक्चर बन जाएगा, एकदम ताकतवर जिसको बोलना चाहिए, एकदम स्ट्रांगली बाउंडेड, एकदम स्ट्रांगली बाउंडेड यहां पर क्या बन जाएगा, लेटाइस बन जाएगा। तो यहां पर क्योंकि ग्रुप 1 का साइज ग्रुप 2 से बड़ा है, तो आप ये बात समझ गए कि जो डाई नेगेटिव आयन है, यानी डाई नेगेटिव एनायन जो है वो डाई पॉजिटिव कैटायन के साथ स्ट्रांगली जुड़ रहा है। देयरफॉर लेटाइस इंथैल्पी, देयरफॉर लेटाइस इंथैल्पी ऑफ ग्रुप 2 इज मोर देन ग्रुप 1, यानी ग्रुप 1 के इस प्रकार के लेटाइस को तोड़ने के लिए, ग्रुप 1 के इस प्रकार के लेटाइस को तोड़ने के लिए आपको जो एनर्जी देनी पड़ेगी वो ज्यादा देनी पड़ेगी एज कंपेयर टू ग्रुप 1 का लेटाइस। मतलब जैसे आपकी जो NaCl है, अगर आपको NaCl को ब्रेक करना है तो आपको जितनी एनर्जी लगेगी उससे ज्यादा एनर्जी आपको MgCl2 के लेटाइस को तोड़ने के लिए लगेगी। जितनी एनर्जी आपको Na2O को तोड़ने के लिए लगेगी उससे ज्यादा एनर्जी आपको MgO को तोड़ने के लिए लगेगी। क्या बात समझ में आ गई? क्योंकि साइज बराबर है, ऑक्सीजन डाई नेगेटिव के साथ में आपके इनका साइज बराबर होने की वजह से ये चीज होती है। क्या बात समझ में आ गई मेरे प्यारे बच्चों? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? चलिए अगली बार डिस्कस कर लेते हैं। जो आपका बेरिलियम ऑक्साइड होता है इस कोवेलेंट इन नेचर, इसको आप बोल सकते हैं इट इज कोवेलेंट इन नेचर। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इट इज कोवेलेंट इन नेचर। अब इसके पीछे क्या लॉजिक है, ये कोवेलेंट क्यों है? आप तो सर इसे अल्कली अर्थ मेटल बोल रहे हो, अल्कली अर्थ मेटल, तो ये कोवेलेंट कैसे, आयोनिक क्यों नहीं? तो बेरिलियम ऑक्साइड इज कोवेलेंट इन नेचर, इज कोवेलेंट इन नेचर, बट अदर MgO मतलब अदर MO, बाकी सारे जितने भी होते हैं आर प्योरली आयोनिक। बाकी सारे कैसे होते हैं? दे ऑल आर प्योरली आयोनिक, बाकी सारे आयोनिक होते हैं। अब इसके पीछे क्या लॉजिक है? तो मेरे प्यारे बच्चों इसके पीछे आप लॉजिक लगाएंगे, बेरिलियम का जब आप यहां पर ध्यान दे तो ये इसका न्यूक्लियस हो गया और ये इसका फर्स्ट शेल हो गया, ये बेरिलियम का न्यूक्लियस और ये बेरिलियम का फर्स्ट शेल, इसमें इसके 2 इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं और इसका एक्चुअली ये डाई पॉजिटिव फॉर्म में है। मतलब बेरिलियम के न्यूक्लियस में अगर मैं इसको हटा दूं तो मुझे यहां पर 4 प्रोटॉन दिख रहे हैं, क्योंकि बेरिलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 4। तो बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4, मतलब इसके पास में 4 प्रोटॉन। अब ये 4 प्रोटॉन वाला न्यूक्लियस आप खुद देखो कितना ज्यादा एक्सपोज्ड है, इसके पास में एक ही शेल है। अब जब इसके पास में एक एनायन आएगा ऑक्सीजन का, अब जब एक ऑक्सीजन का इसके पास में एनायन आएगा जिसमें पहला शेल ये दूसरा शेल और ये इसका न्यूक्लियस ऑक्सीजन का, ओ डाई नेगेटिव का, तो ये न्यूक्लियस क्या करेगा? इस ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी ओर खींच लेगा और इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड में डिस्टॉर्शन क्रिएट कर देगा। तो ये दिखेगा 4 प्रोटॉन वाला बेरिलियम, ये इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड जैसा है वैसा ही रहेगा, लेकिन ये ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को डिस्ट्रॉय कर देगा। ये अब ऑक्सीजन के सेकेंड शेल के इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? अपनी ओर खींच लेगा, पहला शेल और ये दूसरा शेल, इसमें इसका न्यूक्लियस। तो ये क्या करा इसने? इसके पहले तो बेरिलियम ने अपने दोनों इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन को दे दिए, आयोनिक बॉन्ड बना लिया, लेकिन इसका न्यूक्लियस इतना पावरफुल है कि इसके न्यूक्लियस ने ऑक्सीजन को जो इलेक्ट्रॉन दिए थे उसको वापस से अपनी ओर खींच लिया। अब जब वापस से अपनी ओर खींच लिया तो मैं ये थोड़ी कहूंगा कि इलेक्ट्रॉन पूरी तरीके से डोनेट हुआ है, यहां पर तो मुझे इलेक्ट्रॉन की अब डोनेशन नहीं बल्कि शेयरिंग दिख रही है। इसलिए यहां पर आपके बेरिलियम और ऑक्सीजन के बीच में ये जो बॉन्ड बना है, इस बॉन्ड के अंदर मोर कोवेलेंट नेचर दिखेगा, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन पूरी तरीके से डोनेट नहीं हुआ है। पहले डोनेट जरूर कर दिया था लेकिन बाद में वापस अपनी ओर खींच लिया, क्योंकि न्यूक्लियस के आसपास
एक ही शेल और न्यूक्लियस में 4 प्रोटॉन है जो पूरी तरीके से एक्सपोज्ड है, वो ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने की ताकत रखते हैं। क्या ये बात समझ में आ गई? इसलिए ये कोवेलेंट नेचर का होता है, बाकी सारे कैसे होते हैं? आयोनिक नेचर के होते हैं। ठीक है, अच्छा आगे चलते हैं, आगे इंपॉर्टेंट बात डिस्कस करते हैं। आपके जितने भी मेटल ऑक्साइड्स होते हैं सिवाय बेरिलियम ऑक्साइड के, क्योंकि बेरिलियम ऑक्साइड कोवेलेंट नेचर का होता है, हैव रॉक सॉल्ट लाइक स्ट्रक्चर, हैव रॉक सॉल्ट लाइक स्ट्रक्चर। इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है? रॉक सॉल्ट लाइक जैसा, जैसे NaCl का, जैसे NaCl का होता है वैसे इनका होता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये होगा कि एवरी M पॉजिटिव केटायन इज सराउंडेड बाय O6 O डाइनेगेटिव आयंस एंड वाइसे वर्सा। वाइसे वर्सा का मतलब क्या होगा? अब इसका उल्टा कर दो, एवरी O डाइनेगेटिव आयन इज सराउंडेड बाय 6 M डाई पॉजिटिव कैटायन। तो इसको आप बोलेंगे 6:6 का रेशो, यानी एक कैटायन को 6 एनायन ने और एक एनायन को 6 कैटायन ने सराउंड कर रखा है। बाकी सबका स्ट्रक्चर ऐसा होगा सिवाय बेरिलियम ऑक्साइड के, क्योंकि ये कोवेलेंट नेचर का होता है। कोवेलेंट कभी भी सॉल्ट के फॉर्म में नहीं एग्जिस्ट करता। चलो मेरे गुलगुलो, इतना नोट करो जरा प्यारे बच्चों। ठीक गाइस, हो गया यहां तक? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? आगे बढ़े? पक्का? चलो ग्रेट। अब एक इंपॉर्टेंट बात अपन और डिस्कस करेंगे कि आप लोग सब एक बात जानते हो कि आपका जो बेरिलियम ऑक्साइड, इसका नेचर कोवेलेंट है, और जो भी कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, यानी बेरिलियम और ऑक्साइड के बीच में अगर कोवेलेंट बॉन्ड है, मतलब डेफिनेटली आपका जो बेरिलियम है ये मेटल की तरह बिहेव नहीं कर रहा है। तो हम लोग ये बात सब जानते हैं कि बेरिलियम से जब आप लोग बेरियम की तरफ जाते हो तो एटॉमिक रेडियस बढ़ता है। एटॉमिक रेडियस के बढ़ने की वजह से आयोनाइजेशन इंथैल्पी घटती है, और आयोनाइजेशन इंथैल्पी कम हो जाने की वजह से बेरिलियम जितना इजीली इलेक्ट्रॉन छोड़ता है उससे कई गुना आराम से बेरियम इलेक्ट्रॉन छोड़ देता है। तो बेरियम इज अ वेरी गुड इलेक्ट्रॉन डोनर। सो देयरफॉर मेटालिक नेचर, जो आपका मेटालिक नेचर होता है वो बढ़ जाता है, मेटालिक नेचर इंक्रीजेस। समझ में आ गई बात आपको? तो जो आपका बेरियम का ऑक्साइड होता है, बेरियम का ऑक्साइड एक्चुअली एम्फोटेरिक नेचर का कहलाता है। एम्फोटेरिक नेचर का मतलब होता है जो वक्त आने पर एसिड के साथ रिएक्ट कर ले और खुद बेस बन जाए, या जो वक्त आने पर बेस से रिएक्ट कर ले खुद एसिड बन जाए। तो एक्चुअली इसका नेचर ड्यूअल नेचर है। उसके अलावा आप मैग्नीशियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, स्ट्रोंशियम ऑक्साइड और बेरियम ऑक्साइड की तरफ जाओगे तो ये अब बेसिक नेचर का हो जाता है, ये भी बेसिक नेचर का हो जाता है, और ये दोनों स्ट्रांगली बेसिक नेचर के हो जाएंगे। बोथ ऑफ देम आर स्ट्रांगली बेसिक इन नेचर। क्या ये बात समझ में आ रही है? सो बेसिक नेचर बढ़ता जाता है क्योंकि एटॉमिक साइज बढ़ रहा है, इससे ज्यादा साइज इसका, इससे ज्यादा साइज इसका, इससे ज्यादा साइज इसका, और सबसे ज्यादा साइज इसका। तो जैसे जैसे एटॉमिक साइज बढ़ रहा है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी घट रही है, मेटेलिक नेचर बढ़ रहा है, तो ये स्ट्रांगली बेसिक नेचर के मेरे प्यारे बच्चों होते जा रहे हैं। तो इस पॉइंट को भी आप लोग अच्छे तरीके से ध्यान रखना। ठीक है? अच्छा है अच्छा है, पेट बड़ा है तो क्या बच्चा है? चलो अब मेरे बच्चों मेरी बात समझना, आगे बढ़ते हैं। अब सुनना, आप लोगों को एनसीईआरटी में पॉइंट नहीं दिया है, बट इस पॉइंट को ध्यान रखना, दैट एक्सेप्ट बेरिलियम all other except beryllium, all other group 2 metals forms peroxides as well. They can form peroxides as well. ये लोग peroxide का फॉर्मेशन भी करते हैं, ये एनसीईआरटी में नहीं दिया है। अब यहां पर सबसे बड़ी एक बात समझना कि बेरिलियम peroxide का फॉर्मेशन क्यों नहीं करता। एक्चुअली आप सब जानते हो कि बेरिलियम का जो साइज होता है इज वेरी स्मॉल। बेरिलियम का साइज बहुत ज्यादा स्मॉल होता है, और साइज छोटा होने की वजह से
इस पर एक्सेसिव, साइज छोटा होने की वजह से इस पर एक्सेसिव पॉजिटिव चार्ज भी दिखाई पड़ता है, क्योंकि इसका न्यूक्लियस में 4 प्रोटॉन होते हैं, तो साइज बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है। तो साइज छोटा होने की वजह से और न्यूक्लियस पर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होने की वजह से इट डू नॉट लेट O2 to convert itself into peroxide। अब देखो ये कैसे होता है, समझना इस बात को, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। देखो ये तुम्हारा ऑक्सीजन है, यहां पर आप लोग सब जानते हो कि ऑक्सीजन पर डबल बॉन्ड होता है, और ये 2 लोन पेयर यहां और ये 2 लोन पेयर यहां। अब क्या होता है, ये छोटू सा बेरिलियम आता है जिस पर पूरी तरीके से पॉजिटिव चार्ज है, न्यूक्लियस में 4 प्रोटॉन होते हैं और इसके आसपास सिर्फ एक ही शेल होता है, और इस एक शेल में 2 इलेक्ट्रॉन घूम रहे होते हैं। तो इस पर डाई पॉजिटिव चार्ज है, 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहे हैं। अब ये इतना पॉजिटिव नेचर का होता है कि ये इस ऑक्सीजन के इन दोनों बॉन्ड्स को ब्रेक कर देता है। ये ऑक्सीजन के इन दोनों बॉन्ड्स को ब्रेक कर देता है। क्या ये बात समझ में आ रही है? तो क्या होगा, एक बेरिलियम यहां से आया और एक दूसरा था छोटू सा बेरिलियम पीछे से आ गया। ये दूसरा बेरिलियम आ गया छोटू सा मोटू सा, और इसने क्या करा, इसके न्यूक्लियस ने इस ऑक्सीजन पे अटैक कर दिया पीछे से। तो ये दोनों मिलकर क्या करेंगे, इस ऑक्सीजन के डबल बॉन्ड को तोड़ देंगे। डबल बॉन्ड टूट गया तो ये बेरिलियम ऑक्साइड बन गया और ये भी बेरिलियम ऑक्साइड बन गया। मतलब कि ये ऑक्सीजन को संभलने का मौका ही नहीं देते और इनका पॉजिटिव फील्ड इसको अपनी ओर खींच लेता है। क्या ये बात समझ में आ गई? लेकिन अब क्या होगा, जब बड़े एलिमेंट्स आएंगे, जैसे कि फॉर एग्जांपल अब आ गया कैल्शियम, तो ये कैल्शियम का न्यूक्लियस, इसके आसपास ये पहला शेल, फिर दूसरा शेल, और दूसरे शेल में 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन, फिर तीसरा शेल, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 8 और 8 16 17 18, और ये डाई पॉजिटिव फॉर्म में, इसलिए इसके 2 इलेक्ट्रॉन चले गए। अब ये देखो बड़ा है ये। अब जब इसके आगे छोटा सा ऑक्सीजन आएगा, ऑक्सीजन तो वही छोटा है, छोटा एनायन है, आई मीन छोटा मॉलिक्यूल है। तो जब ये ऑक्सीजन पर कैल्शियम अटैक करेगा, ये इसके एक ही बॉन्ड को तोड़ पाएगा। ये क्या करेगा, इसके एक ही बॉन्ड को तोड़ पाएगा। एक ही बॉन्ड को तोड़ने की वजह से अब इस ऑक्सीजन पर -1 चार्ज, इस पर -1 चार्ज, ये बन गया परऑक्साइड। तो एक बॉन्ड तो इस ऑक्सीजन से बन जाएगा और एक बॉन्ड ये वाला ऑक्सीजन बना लेगा इस कैल्शियम से, बड़ा साइज होने की वजह से। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर CaO2 का फॉर्मेशन हो जाएगा, जिसमें ऑक्सीजन पे -1 चार्ज और कैल्शियम पर +2 चार्ज। तो ये बन गया तुम्हारा परऑक्साइड। तो क्या होता है, बाकी सारे जो मेटल्स होते हैं, बाकी आपके जितने भी M डाई पॉजिटिव आयंस होते हैं, इनका साइज बढ़ जाता है। साइज बढ़ने की वजह से इनका जो न्यूक्लियस है इट बिकम्स लेस इफेक्टिव, ये थोड़ा लेस इफेक्टिव हो जाता है क्योंकि नंबर ऑफ शेल आसपास बढ़ जाते हैं। तो अब क्या होता है, ऑक्सीजन कैन कन्वर्ट इटसेल्फ इनटू पेरोक्साइड्स ऑल्सो, ऑक्सीजन -1 चार्ज। क्या बात समझ में आ रही है? लेकिन बेटा एक बात ध्यान रखना कि ये M डाई पॉजिटिव तुम्हारे ग्रुप 1 से छोटे हैं, तो ग्रुप 1 से छोटे होने की वजह से ये इतने भी छोटे, मतलब इतने भी बड़े नहीं है कि ये ऑक्सीजन को सुपर ऑक्साइड बनने दें। ये ऑक्सीजन को परऑक्साइड तो बनने देंगे लेकिन सुपर ऑक्साइड कभी नहीं बनने देंगे। इसलिए हमेशा ध्यान रखना कि ग्रुप 2 जो होते हैं दे कैन नेवर फॉर्म सुपर ऑक्साइड्स। आपको इनके सुपर ऑक्साइड्स कभी देखने को नहीं मिलेंगे। इनके सुपर ऑक्साइड मेरे गुलगुलो आपको कभी देखने को नहीं मिलेंगे क्योंकि इनका एटॉमिक साइज छोटा होता है ग्रुप 1 के मुकाबले। तो ग्रुप 1 का साइज बड़ा होने की वजह से वो ऑक्सीजन को सुपर ऑक्साइड में भी कन्वर्ट हो जाने देते हैं क्योंकि उनका न्यूक्लियस बिल्कुल ही इनइफेक्टिव हो जाता है। भाई जितना बड़ा साइज उतना ज्यादा न्यूक्लियस इनइफेक्टिव। तो उनका आपको पता भी है वो पोटेशियम, रुबिडियम और सेजियम, नीचे के 3 बड़े बड़े मेटल्स सुपर ऑक्साइड बना लेते हैं। क्यों? क्योंकि उनका साइज इतना बड़ा हो जाता है
न्यूक्लियस इतना अंदर दब जाता है कि ऑक्सीजन अपने आप को परऑक्साइड में भी कन्वर्ट कर लेता है और चाहे तो सुपर ऑक्साइड में भी कन्वर्ट कर लेता है, क्योंकि फिर ऑक्सीजन की दादागिरी चलेगी, मेटल की नहीं। ठीक है, चलो इतना नोट करो। यहां पर आपके ऑक्साइड्स खत्म हो गए, फिर अपन थोड़ी सी हाइड्रोक्साइड्स की बात करते हैं, नोट करो। ओके गुलगुलो, प्यारे प्यारे बच्चों, यहां तक लिख लिया आप लोगों ने? अरे वाह, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। साला लगता है कभी कभी अपुनिज भगवान है, आगे बढ़ता है अपुन तुमको फटाफट पढ़ाता है। बाप का, दादा का, चाचा का, सबका बदला लेगा रे तेरा फैजल। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा फटाफट। अब मेरे प्यारे बच्चे देखो, जब कभी भी आपका ये मेटल ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, ये मेटल हाइड्रोक्साइड्स बनाएगा। अरे वाह, कितनी इजी रिएक्शन है। बस यहां पर ध्यान रखना कि जो तुम्हारा बेरिलियम ऑक्साइड है, ये ससुरा बहुत तेज चल रहा है, और ये जब बेरिलियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा तो इस बेरिलियम हाइड्रोक्साइड के साथ कुछ प्रॉब्लम्स होंगी। पहला, इट इज लीस्ट soluble, or we can say sparingly soluble. It is least soluble or sparingly soluble in water. दूसरा, it is having least thermal stability. इसकी थर्मल स्टेबिलिटी कैसी होगी? कम होगी, मतलब अगर आपने जरा सा हीट करा तो ये टूट जाएगा। क्या बात समझ में आ रही है? मतलब कि आपको यहां पर देखना है कि आपका जो बेरिलियम हाइड्रोक्साइड भी है, ये लीस्ट सॉल्युबल है, लीस्ट थर्मल स्टेबिलिटी। और तीसरा, इट इज अगेन एम्फोटेरिक इन नेचर, यानी कि आप लोग सब समझ ही गए होंगे एम्फोटेरिक नेचर का मतलब क्या होता है। जब एसिड आएगा तो ये ससुरा एसिड के साथ रिएक्ट कर लेगा बेस बन के, और जब बेस आएगा तो ये बेस के साथ रिएक्ट कर लेगा एसिड बन के। कैसे? देखो मैं इसकी रिएक्शन करके आपको बताता हूं। यस, तो देखो आपके पास में लेट्स से बेरिलियम हाइड्रोक्साइड है और आपने इसके सामने 2 मोल्स ऑफ NaOH रख दिया, तो ये क्या करेगा? अब ये बिहेव करेगा एसिड की तरह, क्योंकि ये है आपका बेस। तो अब यहां पर क्या बनेगा? देखिए यहां बन जाएगा BeOH2 तो पहले से था, NaOH के 2 OH लग के बन जाएगा BeOH4, और ये 2 सोडियम इस प्रकार से बाहर लग जाएंगे, तो इसको बोलेंगे सोडियम बेराइलेट। क्या बोलेंगे प्यारे बच्चों? सोडियम बेराइलेट। समझ गए? तो देखो यहां पर सॉल्ट बन गया, सॉल्ट बन गया मतलब रिएक्शन हो गई। अच्छा, Na2 यहां पर गंदा लग रहा है, यहां लिख दो Na2। ठीक है, अच्छा एक रिएक्शन और करके देखें। चलिए, अब मान लीजिए आपके पास में BeOH2 है, अब आपने इसकी रिएक्शन HCl के साथ कर दी। अच्छा ध्यान रखना, जब भी HCl के साथ रिएक्शन करो थोड़ा पानी जरूर मिला दो। क्यों? क्योंकि देखो ये से आपका जो BeOH4 है, ये अगेन आपको BeOH4 चाहिए यहां पर, जहां यहां बना यहां पर भी BeOH4 बनेगा, तो 2 OH तो यहां पर है, ये 2 OH पानी से ले लेगा। आप लोग जानते हो पानी H और OH, H और OH से मिलकर बनता है, तो ये 2 पानी के मॉलिक्यूल से 2 OH यहां से निकले और यहां पर लग गए। अब ये दोनों क्लोरीन यहां पर जुड़ जाएंगे, जैसे यहां पर सोडियम जुड़ा था, यहां पर क्लोरीन जुड़ गया। अब यहां पर क्या बचा? 1 2 3 4 4 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल, 2H2 गैस बन के बाहर उड़ जाएगा, तो ये बन गया तुम्हारा सॉल्ट। जैसे यहां पर सोडियम बेराइलेट था, यहां पर भी बेराइलेट आयन है, बस यहां पर क्लोरीन बेराइलेट है, तो इसको लेंगे क्लोरीन बेराइलेट। तो देखो आपका बेरिलियम दोनों के साथ रिएक्ट कर रहा है, दोनों की तरह बिहेव कर रहा है। यहां पर ये एसिड है, तो ये पट्टा क्या बन गया? ये पट्टा बाप का बेस बन गया, क्योंकि बेबी को बेस पसंद है। ठीक है ठीक है, कोई दिक्कत? अच्छा, अब फैक्ट देख लेते हैं भाई। जो भी आपकी थर्मल स्टेबिलिटी है, जो भी आपकी थर्मल स्टेबिलिटी है, जो भी आपका वाटर के अंदर सॉल्युबिलिटी है, और जो भी आपका बेसिक नेचर है, भाई ये सारे बेसिक नेचर के ही होंगे ना, क्योंकि हम लोग हमेशा पढ़ते हुए आए हैं कि अगर एक बेस को, यानी अगर आपका एक मेटल ऑक्साइड बेस है, तो उसको चेक कैसे करेंगे कि ये बेस है? उसको पानी के अंदर डिसॉल्व कर लो, और जो उसका हाइड्रोक्साइड बनेगा वो भी बेसिक नेचर का होना चाहिए। तो MnOH2 भी बेसिक नेचर का ही होता है। तो बेसिक नेचर इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन साइज ऑफ द मेटल। जैसे ही, यानी कि
बेरिलियम हाइड्रोक्साइड सबसे कम बेसिक, सबसे कम थर्मल स्टेबल और सबसे कम सॉल्यूबल। फिर इससे ज्यादा कौन होगा? MgOH2। फिर इससे ज्यादा कौन होगा? CaOH2। फिर SrOH2 और सबसे ज्यादा कौन होगा? BaOH2। क्या है बात मेरे प्यारे बच्चों को समझ में आ रही है? तो यहां तक आपकी पारी क्या होता है बे, सारी बात कंप्लीट हो गई ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड की। जल्दी से इसको नोट करो, फिर स्टार्ट करते हैं हमारे हैलाइड्स के बारे में बात करना। नोट करो प्यारे बच्चों, नोट करो। ओके चलो मेरे प्यारे बच्चों, तो यहां तक आप लोगों ने लिख लिया? ओके चलिए फाइन। तो हीरोगिर्दी हमारी सब निकल गई और हम सोच रहे थे कि यार शर्ट में ही शूट करेंगे, जैकेट कौन पहनेगा, बट भैया ठंड बहुत ज़्यादा है, जैकेट वैकेट पहन के पड़ाओ। वैसे ही गला खराब हो रहा है, 3 दिन से गले में इंटेंस पेन है। अब ज़्यादा हवाबाजी नहीं मारते हुए सेकेंड पॉइंट की तरफ चलते हैं, दैट इज हेलाइड्स। चलो तो अब हम लोग हमारे प्यारे बच्चों के साथ, मेरे गुलगुलों के साथ, मैं ग्रुप 2 के हेलाइड्स की बात करता हूँ, ठीक है? ओके तो बच्चों भाई सीधी सी बात है, बेरिलियम लगातार तेज चल रहा है, बेरिलियम लगातार तेज चल रहा है, बिल्कुल बात नहीं मान रहा है। यहां पर भी आप देखो, बेरिलियम का जब भी बेरिलियम डाई पॉजिटिव आयन बनेगा, इट इज एक्सट्रीमली स्मॉल इन साइज। इसका साइज एक्सट्रीमली स्मॉल होने की वजह से बेरिलियम जो भी हैलाइड बनाएगा, बेरिलियम जो भी हैलाइड बनाएगा, दैट विल बी प्योरली कोवेलेंट इन नेचर। अगेन जैसे वहां पर ये ऑक्साइड बना रहा था, यहां पर ये हैलाइड बनाएगा कोवेलेंट नेचर के, ठीक है भैया कोई बात नहीं। बाकी के आपके जितने भी हैलाइड्स होते हैं लाइक MgX2, CaX2, SrX2 और आपका BaX2, ये सारे हैलाइड्स आर देन प्योरली आयोनिक इन नेचर, दे आर प्योरली आयोनिक इन नेचर, बढ़िया चकाचक आयोनिक नेचर के होते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब आप देखो, क्योंकि बेरिलियम यहां पर कोवेलेंट कंपाउंड बनाने की कोशिश कर रहा है, ध्यान से समझना, बहुत डिटेल में चीज बता रहा हूं। तो जरा आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाओ। ये हो गया इसका 1s, ये इसका 2s, और इसका एक इलेक्ट्रॉन में एक्साइटेड स्टेट में यहां ले आता हूं। मतलब ये मैंने क्या बनाई, ये मैंने आपके बेरिलियम की एक्साइटेड स्टेट बनाई। यहां पर इसका एक्साइटेशन हुआ, मतलब आपका इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर जंप करके यहां पहुंच गया। अब क्योंकि कोवेलेंट बॉन्डिंग बनानी है तो हाइब्रिडाइजेशन करना पड़ेगा, हाइब्रिडाइजेशन करना पड़ेगा। तो यूजुअली ये दोनों s और p ऑर्बिटल कंबाइन होकर कौन सा हाइब्रिडाइजेशन कॉज करेंगे? sp हाइब्रिडाइजेशन। कौन सा हाइब्रिडाइजेशन करेंगे? sp हाइब्रिडाइजेशन। ये इसका एक इलेक्ट्रॉन, ये इसका एक इलेक्ट्रॉन, ये भी sp, ये भी sp। और बेरिलियम बिना किसी परेशानी के एक sp को इधर रख के, एक sp को इधर रख के, क्लोरीन के p ऑर्बिटल के साथ और ये वाला दूसरे क्लोरीन के p ऑर्बिटल के साथ ओवरलैपिंग करके सिग्मा बॉन्ड बना के बेरिलियम क्लोराइड बना लेगा। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग सब इस बात को जानते हो कि आपका जो बेरिलियम होता है, आपका जो बेरिलियम होता है, इसके आउटर मोस्ट शेल में तो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और ये क्लोरीन के 2 इलेक्ट्रॉन को शेयर करके बॉन्ड बना लेता है। अब मुझे एक बात बताओ, बेरिलियम के आउटर मोस्ट शेल में टेक्निकली कितने इलेक्ट्रॉन हुए? 4। मतलब बेरिलियम क्लोराइड जब अपने मोनोमेरिक फॉर्म में होता है प्यारे बच्चों, मोनोमेरिक फॉर्म मतलब ये मॉलिक्यूल जब अकेला होगा ये प्योरली इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कहलाएगा, ये प्योरली इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कहलाएगा। तो क्या ये चीज पॉसिबल है? मैं कहूंगा नहीं। मॉलिक्यूल बनेगा, कोई चिंता नहीं है, लेकिन ये मॉलिक्यूल अभी भी उतना ज्यादा पोटेंशियल, उतना ज्यादा स्टेबल बिल्कुल भी नहीं हो सकता। तो अब क्या होगा? अब होगा कुछ नहीं। अब एक बेरिलियम जिसका एक क्लोरीन इधर है और एक क्लोरीन इधर कनेक्टेड है, ये दूसरे बेरिलियम क्लोराइड के सामने आ जाएगा। ये क्लोरीन इधर, ये क्लोरीन इधर। अब मेरे प्यारे बच्चों, आप सब इस बात को जानते हो, यू ऑल नो दिस थिंग, कि ये जो बेरिलियम है इसका बाहर का ये वाले जो 2 डब्बे हैं ये खाली है।
आप देखो ये दोनों डब्बे खाली हैं और जो आपका क्लोरीन आ रहा है, इस क्लोरीन के पास तो टेंडेंसी है अपने पास में लोन पेयर डोनेट करने की, तो ये वाला क्लोरीन और ये वाला जो क्लोरीन है ये क्या करेगा, अपना लोन पेयर इसको डोनेट कर देगा। तो एक क्लोरीन लोन पेयर यहां पर डोनेट करेगा। चलो मैं इसको एक काम करता हूं, मैं इसको यहां बना देता हूं, ये तुम्हारे दो खाली पी ऑर्बिटल है यहां। तो एक क्लोरीन इसको लोन पेयर डोनेट करेगा और एक क्लोरीन इसको लोन पेयर डोनेट करेगा। मतलब अब क्या होगा, अब बेरिलियम को तैयारी करनी पड़ेगी दो नए ऑर्बिटल की जिसमें वो क्लोरीन के लोन पेयर को रख सके। तो अब बेरिलियम क्या बोलेगा कि नहीं यार, मैं sp हाइब्रिडाइजेशन नहीं कर पाऊंगा, मुझे तो sp3 ही करना पड़ेगा, मुझे sp3 करना पड़ेगा। उससे क्या होगा, उससे होगा ये कि 1 2 3 और 4 डब्बे हो जाएंगे, चारों का नाम मैं sp3 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 और sp3 रख दूंगा। ये दो इलेक्ट्रॉन मेरे अनपेयर्ड जो दो थे ये इधर आ गए, और ये जो दो क्लोरीन है ये अपनी बॉन्डिंग इसके साथ कर लेंगे बड़े आराम से। और ये जो दो खाली डब्बे बच गए, ये जो दो आपके खाली डब्बे बच गए, इनको पड़ोसी बेरिलियम का क्लोरीन लोन पेयर डोनेट कर देगा। समझ गए बात को? तो पड़ोसी क्लोरीन ने अपने लोन पेयर डोनेट करके इसमें रख दिए। तो बेसिकली यहां पर आपके बेरिलियम ने क्लोरीन के साथ में दो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना लिए। बेटा कोऑर्डिनेशन बॉन्ड का मतलब क्या होता है, ऐसा बॉन्ड जो लोन पेयर एक्सेप्ट करने के लिए बन जाए। मतलब लोन पेयर एक्सेप्ट कर रहा है मतलब लुईस एसिड, और क्लोरीन लोन पेयर डोनेट कर रहा है मतलब लुईस बेस, तो लुईस एसिड और बेस का यहां पर कॉम्बिनेशन हो गया। अब इसके आगे फिर एक बेरिलियम आ गया, फिर एक बेरिलियम आ गया, ये बेरिलियम का क्लोरीन क्लोरीन क्लोरीन, ये इसको लोन पेयर दे देगा, ये इसको लोन पेयर दे देगा। और अब आप देखो एक पॉलीमरिक चेन बन गई और एक लंबी सी पॉलीमेरिक चेन बन गई। और अब हमें समझ में आ रहा है कि बेरिलियम के आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन कैसे पूरे हुए। दो तो इसने शेयरिंग से पूरे कर लिए, ये दो इलेक्ट्रॉन इसने कोवेलेंट बॉन्ड बनाकर इलेक्ट्रॉन शेयर करके बना लिए, और 4 इलेक्ट्रॉन इसने लोन पेयर एक्सेप्ट करके लिए। तो अब एक बेरिलियम को जब आप ऑब्जर्व करोगे तो आपको दिखेगा बेरिलियम का एक इलेक्ट्रॉन, एक क्लोरीन का 2, एक खुद का, एक क्लोरीन का 4, और ये लोन पेयर एक्सेप्ट कर लिया 5 6 7 8। ये तुम्हारा बेरिलियम क्या हो गया, यहां पर स्टेबल हो गया। और यहां पर अब हर बेरिलियम sp3 हाइब्रिडाइजेशन में चला गया। तो हमेशा ध्यान रखना, अगर बेरिलियम अपने मोनोमेरिक फॉर्म में होता है तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है और sp हाइब्रिडाइज्ड होता है। लेकिन जब बेरिलियम अपने पॉलीमरिक फॉर्म में हो जाता है तब वो sp3 हाइब्रिडाइज हो जाता है। और अब ये इलेक्ट्रॉन ना तो डेफिशिएंट रहता है ना इलेक्ट्रॉन रिच रहता है, अब ये इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज हो जाता है। मतलब 8 इलेक्ट्रॉन की जरूरत थी, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। ये बेरिलियम की खासियत है, और ये हरकत सिर्फ बेरिलियम करेगा, मैग्नीशियम कैल्शियम स्ट्रोंशियम बेरियम नहीं करेगा, क्योंकि वो तो आयोनिक कंपाउंड बना रहे हैं। और आयोनिक कंपाउंड में तो आपको पता है लेटाइज बनता है, यहां पर एनायन आ जाएंगे, ये जुड़ गए, ये जुड़ गए, और फिर यहां पर कैटायन आ जाएगा, यहां पर कैटायन आ जाएगा। तो ये तो लेटाइज बना रहा है, तो यहां पर आपको किसी भी प्रकार का पॉलीमरिक स्ट्रक्चर बनाने की जरूरत नहीं है। यहां तो आयोनिक सॉलिड बन रहा है, यहां तो वो क्यूब जैसा स्ट्रक्चर बन रहा है। लेकिन जब कोवेलेंट नेचर की बात करते तो हाइब्रिडाइजेशन भी इंक्लूड करना होता है और देखना भी होता है कि कौन सा हाइब्रिडाइजेशन बन रहा है। तो पहले इंपॉर्टेंट बात ये सारी अपनी कॉपीज में नोट करो, फिर हम लोग आगे चलते हैं, इसकी हाइड्रेशन इंथैल्पी वगैरह देखते हैं। नोट करो, ठीक है बच्चा लोग, इतना हो गया, कोई दिक्कत? अच्छा एक बात मैं आपको बता दूं कि आपका बेरिलियम क्लोराइड अपने पॉलीमरिक फॉर्म से अपने मोनोमरिक फॉर्म में कब कन्वर्ट होगा, जब आप इसको 1200 केल्विन पर हीट करोगे, यानी अबाउट 1200 केल्विन, 1200 केल्विन के ऊपर मेरे प्यारे बच्चों का बेरिलियम क्लोराइड अपने पॉलीमरिक फॉर्म को छोड़ के अपने मोनोमेरिक फॉर्म में आता है। क्या ये चीज क्लियर हो रही है? अब आप देखो ये काफी ज्यादा हाई टेम्परेचर है, क्योंकि कोवेलेंट बॉन्ड है इसलिए काफी ज्यादा हाई टेम्परेचर आपको यहां पर देखने को मिलेगा। ठीक है आगे बढ़े, चलिए ग्रेट। तो यहां पर मैं मेरे प्यारे बच्चों के साथ में इतना पॉइंट डिस्कस करने के बाद अब मैं आप लोगों को थोड़ी सी और कुछ इंपॉर्टेंट बातें बता दूं। चलिए आगे चलते हैं। नाउ मेरे प्यारे बच्चों, आपके जितने भी क्लोराइड्स हैं, जैसे बेरिलियम क्लोराइड
is hygroscopic in nature. Now what do you mean by hygroscopic? हाइग्रोस्कोपिक का मतलब है तुमने इसे ओपन एयर में रखा तो एयर के मॉइस्चर यानी कि वाटर मॉलिक्यूल्स जो अपने मॉइस्चर फॉर्म में है ये तुरंत उनके साथ रिएक्ट करके जिसको बोलना चाहिए अब लिक्विफाई होने की कोशिश करेगा। इन तो ये इतना ज्यादा हाइग्रोस्कोपिक नेचर का होता है कि बेरिलियम क्लोराइड स्टार्ट्स गिविंग फ्यूम्स, इट स्टार्ट्स गिविंग फ्यूम्स, ये फ्यूम्स देने लग जाता है इन ओपन एयर। यानी सोचो कितनी खतरनाक हाइग्रोस्कोपिक नेचर है, कितना ज्यादा हाइग्रोस्कोपिक नेचर है। क्यों? बिकॉज इसकी हाइड्रेशन इंथैल्पी सबसे ज्यादा मैक्सिमम होती है, इसकी हाइड्रेशन इंथैल्पी सबसे ज्यादा हाई होती है। यानी तुरंत पानी के साथ ये रिएक्ट करेगा और अपने पानी के साथ में हाइड्रेटेड सॉल्ट्स बनाएगा। बेरिलियम क्लोराइड के बाद आपको मैग्नीशियम क्लोराइड अगर आपने ओपन एयर में रख दिया तो ये 8H2O में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर आपके पास में कैल्शियम क्लोराइड है तो कैल्शियम क्लोराइड 6H2O को जोड़ लेगा खुद से। वहीं अगर आपके पास में स्ट्रोंशियम क्लोराइड है तो स्ट्रोंशियम क्लोराइड भी अपने पास में 6H2O को जोड़ लेगा। और अगर मेरे प्यारे बच्चों आपके पास में बेरियम क्लोराइड है तो बेरियम क्लोराइड अपने साथ में 2H2O को जोड़ लेगा। तो यहां पर आप खुद देखो मेरे प्यारे बच्चों कि ग्रुप 2 के हर एक मेटल ने अपने सॉल्ट को किस फॉर्म में कर लिया, यानी कि सारे के सारे सॉल्ट्स इसके हाइड्रेटेड हैं, हाइड्रेटेड हैं। ने 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 ने। लेकिन वही ग्रुप 1 के नहीं थे। ग्रुप 1 में आपको सिर्फ लिथियम क्लोराइड दिख रहा था LiCl और वो भी सिर्फ 2H2O के फॉर्म में। बाकी NaCl KCl ये कोई भी आप लोगों को हाइड्रेटेड फॉर्म में दिखाई नहीं दे रहा था। क्यों? क्योंकि उनका साइज बड़ा था, उनका साइज बड़ा था, इनका साइज छोटा है। तो इनकी हाइड्रेशन इंथैल्पी ज्यादा क्यों है? इनकी हाइड्रेशन इंथैल्पी ज्यादा है और ये हाइड्रेटेड फॉर्म में, यानी हाइड्रेटेड फॉर्म में यानी वाटर मॉलिक्यूल्स इनसे क्यों चिपके हुए इनकी सरफेस पर? क्योंकि इनका साइज स्मॉल है, बिकॉज ऑफ देयर स्मॉल साइज। क्या मेरे प्यारे बच्चों को बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत? अच्छा, अब एक इंपॉर्टेंट बात और समझते। एक बार ये क्वेश्चन पर जरूर नजर डाल लीजिएगा कि कैल्शियम क्लोराइड डॉट 6H2O, स्ट्रोंशियम क्लोराइड डॉट 6H2O एंड बेरियम क्लोराइड डॉट 6H2O, अगर आप इन तीनों को हीटअप करोगे 100 डिग्री सेल्सियस पर यूजुअली, तो ये CaCl2 में, ये SrCl2 में और ये बेरियम क्लोराइड में कन्वर्ट हो जाएगा और आपके जितने भी पानी के मॉलिक्यूल हैं ये सब इससे अलग हो जाएंगे। मतलब ये सॉल्ट अगर हाइड्रेटेड है तो ये सारे सॉल्ट कैसे हो जाएंगे? ये सारे के सारे सॉल्ट डिहाइड्रेटेड हो जाएंगे। ऑल दीज सॉल्ट्स आर कॉल्ड एज डिहाइड्रेटेड सॉल्ट्स, क्योंकि इनका पानी इनको छोड़कर चला गया। बट आपका बेरिलियम क्लोराइड एंड मैग्नीशियम क्लोराइड को अगर आपने, जैसे आपने अगर मैग्नीशियम क्लोराइड के हाइड्रेटेड सॉल्ट को लिया, चलो मैं आपको बता दूंगा रिएक्शन लिख के, लेकिन अगर आप यहां पर सुनो, अगर आपने बेरिलियम क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड के हाइड्रेटेड फॉर्म को अगर आपने हीट किया तो बेरिलियम क्लोराइड एंड मैग्नीशियम क्लोराइड हाइड्रेटेड फॉर्म इफ heated they do not undergoes hydration, they do not undergo dehydration नहीं होता इनका, डिहाइड्रेशन इनका नहीं होता, मतलब इनका पानी इनको छोड़ के नहीं जाता, उल्टा they do not undergo dehydration but they undergoes hydrolysis। इनका क्या हो जाता है? हाइड्रोलिसिस, मतलब उल्टा पानी के साथ इनकी रिएक्शन हो जाती है और पानी के साथ ये लोग रिएक्ट करके कंपाउंड बना लेते हैं। पहले जरा नोट करो, ये वाला पार्ट नोट करो ताकि मुझे जगह मिल जाए। नोट करो मेरे प्यारे बच्चों, फटाफट से पॉइंट नोट करो गुलगुलो, ठीक है? देखो कैसे, ये मिटा दूं मैं? चलिए बहुत बढ़िया। देखो, अच्छा ऐसा जरूरी मत समझना
कि सर आपने यहाँ पर MgCl2.8H2O लिखा है तो MgCl2 के साथ में 8 ही पानी के मॉलिक्यूल होते हैं, नहीं 6 भी हो सकते हैं, 8 7 6 कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन हम लोग 6 से इस एग्जाम्पल को लेकर समझते हैं। आपने इसको हीट कर दिया, आपने इसको क्या करा, आपने इसको हीट कर दिया। अब होगा क्या यहां पर मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से देखना, यहां से एक हाइड्रोजन, क्या बोला मैंने, यहां से एक हाइड्रोजन इसके एक क्लोरीन को लेकर HCl लेकर बाहर हो जाएगा। समझना रिएक्शन कैसी शुरू हुई, एक हाइड्रोजन इसके क्लोरीन को लेकर HCl बन के बाहर हो जाएगा। क्या बात समझ में आ गई? अब ध्यान से समझना, ये पानी के मॉलिक्यूल्स को मैंने 5 पानी के मॉलिक्यूल्स को तो बिल्कुल भी नहीं छुआ, मैंने 5 पानी के मॉलिक्यूल्स को तो बिल्कुल भी नहीं छुआ। एक जो पानी का मॉलिक्यूल था इसको मैंने 2 पार्ट में तोड़ दिया, एक H में और एक OH में, तो इसका H इसके एक Cl को लेकर HCl बन के बाहर हो गया। अब क्या हुआ, अब क्या हुआ समझना, अब तुम्हारा मैग्नीशियम यहां पर है और ये 5 पानी के मॉलिक्यूल डायरेक्टली इसके साथ जुड़ गए और एक ये जो OH था ये इससे जुड़ गया और ये मैंने ब्रैकेट क्लोज कर दिया और एक जो क्लोरीन था ये बाहर आ गया, यानी ये क्या बन गया, ये मैग्नीशियम का एक सॉल्ट बन गया। क्या बात समझ में आ रही, क्या हुआ, ये कोऑर्डिनेशन सॉल्ट बन गया, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बन गया, यानी यहां पर मैग्नीशियम ने क्या कर लिया, एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बना लिया। और कैसा दिख रहा है देखो मैं आपको बताता हूं, ये तुम्हारा मैग्नीशियम है, यहां पर H2O ने अपना ऑक्सीजन ने लोन पेयर दे दिया, यहां पर आपके वाटर ने लोन पेयर दे दिया, यहां पर आपके वाटर ने लोन पेयर दे दिया, यहां पर आपके वाटर ने लोन पेयर दे दिया, यहां पर आपके वाटर ने लोन पेयर दे दिया और मान लो यहां पर आपके OH ने लोन पेयर दे दिया, ये इस तरीके से अटैच हो गया, तो ये कोऑर्डिनेशन सॉल्ट बन गया। इस पूरे सॉल्ट पर एक प्लस चार्ज है, इसको बैलेंस करने के लिए बाहर एक क्लोरीन लगा दिया जिस पर माइनस चार्ज है, तो इनमें आयोनिक बॉन्ड है लेकिन अंदर कोऑर्डिनेशन बॉन्ड है, तो इस तरीके के सॉल्ट को बोलते हैं कैसे सॉल्ट, कोऑर्डिनेशन सॉल्ट। तो आपके मैग्नीशियम ने क्या करा, कोऑर्डिनेशन सॉल्ट बना लिया, मतलब कि इसने पानी को सिंपली वेपोराइज करके अलग करने की बजाय पानी के साथ रिएक्शन करके हाइड्रेटेड सॉल्ट बना लिया, मतलब पानी के साथ ही रिएक्ट कर गया। सोचो कितनी खतरनाक बॉन्डिंग होगी, पानी इसको कितना ज्यादा अटैच करके रखा होगा खुद से। क्या बात समझ में आ रही है? देख लो भैया यहां तक, अगर कोई दिक्कत हो तो देख लीजिए, इन केस ऑफ एनी डाउट आराम से देख लो इसको। अच्छा अब क्या होगा, अब बड़े ध्यान से देखना, अब एक छोटी सी स्टेप और होगी, आप नहीं मानते हो, आप इसको और हीट अप करते हो, बोलेंगे नहीं यार सर इसको तो और हीट करना मजा नहीं आ रहा। अब जब आप इसको हीट करोगे तो अब ये वाला हाइड्रोजन इस क्लोरीन को लेकर फिर एक HCl का मॉलिक्यूल बन के बाहर हो जाएगा, यानी फ्यूम्स निकलती हुई दिखेंगी आपको। ये 5 पानी के मॉलिक्यूल अब वेपर बन के बाहर उड़ जाएंगे और अंदर आपको सिर्फ मिलेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। मतलब समझ रहे हो बात क्या हो रही है, आप चाहते थे कि सिंपल हाइड्रेटेड सॉल्ट है, मतलब ये सॉल्ट पड़ी हुई है, ये आपकी सॉल्ट पड़ी हुई है फॉर एग्जांपल, और सॉल्ट के ऊपर पानी के मॉलिक्यूल ऐसे चिपके हुए, तो क्या करना है, इसको पानी को आपको गर्म कर देना है। गर्म करोगे तो जो पानी के जो वेपर्स है ये भाप बन के उड़ जाएंगे और सॉल्ट सूख जाएगी। आप कोई गीली चीज को ऐसे सुखाते हो ना, गीली चीज को आप धूप में रख देते हो, आप गीली चीज को गर्म कर देते हो, तो जो पानी है वो भाप बन के उड़ जाता है और सॉल्ट सूख जाती है। लेकिन यहां ऐसा नहीं होता, बेरिलियम क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड के केस में ऐसा बिल्कुल नहीं होता। अगर आपने इनके हाइड्रेटेड सॉल्ट को हीट कर दिया तो पहले तो ये कोऑर्डिनेशन सॉल्ट में कन्वर्ट होगा, फिर बाद में और हीट करने पर ये जो आपने मैग्नीशियम की सॉल्ट ली है ये मैग्नीशियम ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब सॉल्ट सूखता नहीं है, कोई ना कोई रिएक्शन देकर जाता है। यहां पर आपको कैल्शियम क्लोराइड, स्ट्रोंशियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड सीधा मिल गया, सीधा मिल गया, कोई चेंज नहीं आया, कोई केमिकल चेंज नहीं आया। लेकिन यहां पर मैग्नीशियम क्लोराइड तो मैग्नीशियम ऑक्साइड में बदल गया, कितना बड़ा केमिकल चेंज आ गया। समझ गए मेरे प्यारे बच्चों बात को? कोई दिक्कत? चलो नोट करो फिर आगे चलते हैं। ठीक है बच्चों, इतना हो गया, कोई दिक्कत कोई परेशानी? अच्छा, बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि सर फ्लोराइड्स क्यों नहीं डिस्कस करें। अरे मेरे प्यारा बच्चा, फ्लोराइड तो इतना छोटा एनायन होता है, इतना छोटा एनायन होता है कि वो आपके अल्कली मेटल के साथ अगर एक बार जुड़ गया तो उसको छोड़ने की कोशिश ही नहीं करने देगा। फ्लोरीन इतना छोटा है, इतना इलेक्ट्रोनेगेटिव है कि जब वो किसी मेटल के साथ जुड़ेगा तो क्या मेटल को छोड़ेगा?
नहीं, वो इतना पावरफुली अटैच्ड होगा कि वो अलग ही नहीं होगा। तो यहां पर फ्लोराइड्स को डिस्कस करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि फ्लोराइड्स की लेटाइस इंथैल्पी बहुत ज्यादा हाई होती है। तो इस पॉइंट को आप लोग नोट करके रख लीजिएगा अपने पास में, मैं बोल देता हूं, आप नोट कर लो। द लेटाइस इंथैल्पी ऑफ फ्लोराइड्स, द लेटाइस इंथैल्पी ऑफ फ्लोराइड्स is so high that they are practically insoluble in water. Practically they are insoluble in water, मामला ही खत्म। तो कोई प्रॉपर्टी पढ़ने का इसका मतलब ही नहीं है। चलिए, तीसरी एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज अगेन द सॉल्ट्स ऑफ ऑक्सो एसिड्स। सॉल्ट्स ऑफ ऑक्सो एसिड्स, याद ही है आप लोगों को ऑक्सो एसिड्स के बारे में मैं बेसिक इंफॉर्मेशन दे रखा हूं। वही जब एक सेंट्रल एटम जिससे एक डबल बॉन्ड ऑक्सीजन जुड़ा हुआ हो और उसी सेंट्रल एटम से आपका OH भी जुड़ा हुआ हो, और वो OH, वो हाइड्रोक्सिल ग्रुप लोन अपना प्रोटॉन यानी कि हाइड्रोजन H पॉजिटिव डोनेट करने की ताकत रखता हो, दैट इज योर ऑक्सो एसिड्स। तो इसमें सबसे पहला ऑक्सो एसिड जो मैं मेरे प्यारे गुलगुलों के साथ पढ़ूंगा, दैट इज कार्बोनेट्स। कार्बोनेट्स सबसे पहला आएगा आपके पास में, कार्बोनेट्स यानी कि CO3 डाई नेगेटिव वाला। आप चाहें तो उसको MCO3 डाई नेगेटिव लिख लें, जिसमें आपके मेटल के ऊपर +2 चार्ज रहेगा। ठीक है, चलो आओ इसकी बात करते हैं। प्यारे बच्चों, आपके जितने भी कार्बोनेट्स होते हैं, आपके जितने भी कार्बोनेट्स होते हैं, इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखिएगा, दैट ऑल द कार्बोनेट्स आर इनसॉल्यूबल इन वाटर। ये पानी के अंदर इनसॉल्यूबल होते हैं, वाटर के अंदर इनकी सॉल्युबिलिटी बिल्कुल नहीं होती। इनफैक्ट एज द साइज ऑफ कैटायन, क्योंकि यहां पर डाई पॉजिटिव चार्ज है इसलिए मैं C के ऊपर डाई पॉजिटिव लिख रहा हूं, तो एज द, ऐसा लिखना चाहिए, साइज ऑफ कैटायन इंक्रीजेस, देयर solubility in water decreases। क्या बात समझ में आ गई मेरे प्यारे बच्चों? जैसे जैसे कैटायन का साइज बड़ा होता जाएगा, पानी में सॉल्युबिलिटी कम होती जाएगी। सर इसका मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मेरे प्यारे बच्चों ऑब्जर्व करो, CO3 डाई नेगेटिव किस टाइप का एनायन है? आप बोलोगे सर C भी है, 3 ऑक्सीजन भी है, माइनस चार्ज भी है, मतलब बड़ा एनायन है, बड़ा एनायन है। और अगर आपका कैटायन का साइज भी बड़ा हो जाए तो एक बड़ा कैटायन एक बड़े एनायन के साथ में काफी स्टेबिलिटी एक्वायर कर लेगा, काफी अच्छा और काफी स्टेबल लेटाइस बनाएगा। स्टेबल लेटाइस बनाएगा तो पानी के अंदर तो सॉल्युबिलिटी कम होगी ना, क्योंकि पानी इसके लेटाइस एनर्जी को ओवरकम नहीं कर पाएगा। अभी याद करो, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बोला, क्या बोला कि आपके जितने भी मेटल फ्लोराइड्स होते हैं, दे ऑल आर इनसॉल्युबल इन वाटर। इनसॉल्युबल क्यों बोला मैंने? क्योंकि मेटल का साइज छोटा और आपके फ्लोरीन का साइज भी छोटा और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा। यहां पर मैंने क्या बोला कि आपके कार्बोनेट के एनायन का जितना साइज होता है, आपके कार्बोनेट का एनायन का जितना साइज होता है, उतना साइज आपको बेरिलियम और मैग्नीशियम में देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि ये तो बहुत छोटे होते हैं। हाँ, लेकिन धीरे से जब कैल्शियम आता है, फिर धीरे से जब स्ट्रोंशियम आता है, फिर धीरे से जब बेरियम आता है, तो इनका साइज तो बड़ा होता है ना। इनका साइज बड़ा होने की वजह से कार्बोनेट के साइज को वो कॉम्प्लीमेंट करता है, ऑलमोस्ट बराबर होता है। तो जब बड़ा कैटायन, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, जब बड़ा कैटायन इस बड़े एनायन के साथ जुड़ता है तो एक ताकतवर लेटाइस बनाता है, एक शानदार पिंजरा बनाता है, जिसको जब आप पानी में डिसॉल्व करोगे तो पानी का काम क्या है? इस कैटायन को और एनायन को अलग करना और अपने अंदर डिसॉल्व करना। तो जब पानी इस पर फोर्स लगाएगा, कैटायन और एनायन को तोड़ने के लिए जब पानी फोर्स लगाएगा, तो वो पर्याप्त यानी कि सफिशिएंट नहीं होगा। हाँ, छोटे सॉल्युबल हो जाते हैं, यानी कि अगर आप देखें तो आप हमेशा ध्यान रखना कि बेरिलियम कार्बोनेट जो होता है, वैसे तो ये बनता ही नहीं है, बहुत रेयरली बनता है, और अगर बनता भी है तो ये बहुत ज्यादा
अनस्टेबल होता है, ये बहुत ज्यादा अनस्टेबल होता है, और इस वजह से आपको इसको हमेशा इन द इन्वायरमेंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रखना होता है, वरना क्या होगा, ये एटमॉस्फेयर के वाटर के साथ ही रिएक्ट करके कुछ और भलता ही बना लेगा समझ रहे हो। तो आपको बेरिलियम कार्बोनेट तो देखने मिलेगा ही नहीं, क्योंकि यूजुअली बहुत अनस्टेबल होता है। मैग्नीशियम कार्बोनेट भी अनस्टेबल होता है, लेकिन कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम जब उनका कैटायन का साइज बड़ा होता है तो उनका कार्बोनेट के साथ एक अच्छा लेटाइस बनता है, दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर। तो आप यहां पर क्या लिखेंगे कि इनका जो लेटाइस इंथैल्पी होता है, लेटाइस इंथैल्पी इज हाई, देयरफॉर दे कैनॉट ओवरकम, यानी देयरफॉर वाटर लिखना चाहिए मुझे यहां पर। सो देयरफॉर वाटर डू नॉट ओवरकम द लेटाइस इंथैल्पी। पानी के पास में इतनी ताकत ही नहीं होती कि वो ओवरकम कर सके। क्या है बात समझ में आ रही है प्यारे बच्चों? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? पक्की बात। अच्छा, मान लो इनका फॉर्मेशन कैसे होता है। मान लीजिए वाटर के अंदर कोई सॉल्युबल सॉल्ट है, मान लीजिए यहां पर आपका कैल्शियम क्लोराइड है। हम लोग सब जानते हैं कैल्शियम क्लोराइड तो सॉल्युबल होता है। तो आप इस पानी के अंदर, जिसके अंदर कैल्शियम क्लोराइड है, आप इसके अंदर मान लीजिए Na2SO4 मिला दिया आपने, या Na2CO3 मिला दिया, सोडियम कार्बोनेट। तो सोडियम कार्बोनेट तुरंत आपके कैल्शियम क्लोराइड के साथ ट्रीट करेगा और यहां पर बना लेगा CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट, जो प्रेसिपिटेट होकर बाहर आ जाएगा, क्योंकि ये इनसॉल्युबल होता है, और आपका NaCl अलग हो जाएगा। इनफैक्ट ये वाली चीज वाटर सॉफ्टनिंग के अंदर भी इस्तेमाल की जाती है। हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट करने के लिए भी ये चीज इस्तेमाल की जाती है। अगर आपको याद हो तो आप लोगों ने ये पढ़ा था। यस मेरे प्यारे बच्चों ने ये पढ़ा था। क्या चीज क्लियर हो रही है? पक्की बात। अच्छा, एक पॉइंट और डिस्कस करते हैं। मान लीजिए आपके पास में कार्बोनेट है MCO3, आपने जैसे ही इसको हीट करा तो ये थर्मली स्टेबल होते हैं। तो हमेशा ध्यान रखना, दे ऑल आर थर्मली स्टेबल होते हैं। लेकिन अगर आपने इनको ज्यादा हीट करा तो ये कैसे टूटेंगे? एक मेटल ऑक्साइड अलग हो जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस आपकी अलग हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास में कैल्शियम कार्बोनेट है और अगर आप इसको बहुत हाई टेम्परेचर पे हीट करते हैं तो ये कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाएगा। लेकिन ध्यान रखना, ये काफी ज्यादा हाई टेम्परेचर होता है, 1270 केल्विन, मतलब मान के चलो लगभग 1000 डिग्री सेल्सियस पर आपको इसको हीट करना पड़ेगा, तब कहीं जाकर ये टूटेगा। तो मैं ये चीज कह सकता हूं कि जो आपकी थर्मल स्टेबिलिटी है वो इंक्रीज होती जाती है ऑन इंक्रीजिंग द साइज ऑफ कैटायन। भाई ये बात और ये बात एक ही है। यहां पर आप पानी का जोर लगा रहे थे इनको डिसॉल्व करने के लिए, यहां पर आप आग का जोर लगा रहे हो। भाई आग और पानी, जब पानी नहीं तोड़ पा रहा इसको तो आग क्या बेला है कौन तोड़ेगा? यानी आग भी, यानी आपको टेम्परेचर भी हाई देना पड़ेगा, तब कहीं जाकर ये टूटेगा। क्या चीज क्लियर हो रही है? कोई परेशानी किसी भी तरीके की? ओके, बस एक बात ध्यान रखना, आपका जो बेरिलियम कार्बोनेट होता है मैं सिखा चुका हूं, ये बहुत ज्यादा अनस्टेबल होता है और ये अनस्टेबल होने की वजह से ये अपने इस फॉर्म में टूटने की जल्दी कोशिश करता है। इसलिए इसको कार्बन डाइऑक्साइड के एनवायरनमेंट में रखना पड़ता है, जो कि एक इनर्ट एनवायरनमेंट है। कैसा एनवायरनमेंट है? इनर्ट एनवायरनमेंट है। जरा इतना इसको नोट कर लो यार, ताकि मैं इसको मिटा के आगे बढ़ सकूं। ठीक है, कोई परेशानी, कोई दिक्कत? हाँ, तो ये तुम्हारे कार्बोनेट्स की बात हो गई। चलो इतना लिखो जल्दी से, फिर अपन आगे सल्फेट्स और नाइट्रेट्स की तरफ चलते हैं। नोट इट डाउन प्यारे बच्चों, नोट इट डाउन। डन 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 मेरे प्यारे बच्चों, डन। चलिए बहुत बढ़िया। अच्छा चलो आगे बढ़ने से पहले ना एक बहुत बेसिक सी बात मैं सिखा देता हूं, ताकि आपको सीखने में और मजा आए। चलो ग्रेट। सो कार्बोनेट्स हम लोगों ने पढ़ लिया। चलो दो बातें सिखाता हूं तुमको यार, जरूरी है, मजा तभी आएगा जब सीखेंगे, और जब तक नहीं सीखेंगे तब तक मजा नहीं आना है। सिर्फ लाइन याद करके एग्जाम में जाकर एग्जाम क्लियर नहीं होती बच्चा, सीखना पड़ेगा चीज को। देखो, लेटाइस इंथैल्पी, व्हाट इज लेटाइस इंथैल्पी? जब कभी भी एक सॉल्ट
बनता है तो वो सॉलिड फॉर्म में होता है। जब कभी भी एक सॉल्ट बनता है वो सॉलिड फॉर्म में होता है। और सॉलिड के अंदर अरेंजमेंट कैसा होता है, एक तुम्हारा एनायन, दूसरा एनायन, तीसरा एनायन, चौथा एनायन, पांचवा एनायन, छठा एनायन, सातवां एनायन, आठवां एनायन। ये एनायन आपस में कनेक्टेड हो गए, बढ़िया। अब ये एनायन के पास में केटायन होगा, केटायन, 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 ये केटायन आ गया। ये बन गया तुम्हारा लेटाइस। अब जब ये लेटाइस बनेगा तो ये केटायन एनायन को, एनायन केटायन को लेटाइस में लाकर स्टेबलाइज कर रहा है, क्योंकि अभी ये जो नेटवर्क है काफी स्टेबल है। आप देखो कितने प्यार से आराम से बैठे। तो जब केटायन अकेला होगा एनर्जी ज्यादा होगी, एनायन अकेला होगा एनर्जी ज्यादा होगी, स्टेबलाइज हो गए एनर्जी कम हो गई, तो ये एनर्जी रिलीज करेंगे। ये एनर्जी क्या करेंगे, रिलीज करेंगे। दे विल रिलीज द एनर्जी। और जब ये एनर्जी रिलीज करेंगे, सो दैट रिलीज्ड एनर्जी इज कॉल्ड एज लेटाइस एंथैल्पी। इसका अपोजिट, इसका अपोजिट, अगर आपको इस लेटाइस को तोड़ना है, अगर आपको इस लेटाइस को तोड़ना है तो आपको इसको एनर्जी देनी पड़ेगी। तो जब आप इसको एनर्जी दोगे, इस लेटाइस को ब्रेक करने के लिए जब आप एनर्जी दोगे, वो भी लेटाइस एनर्जी कहलाएगी, वो भी लेटाइस एंथैल्पी कहलाएगी। सो लेटाइस एंथैल्पी के दो मतलब है। द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 मोल ऑफ लेटाइस, वो भी लेटाइस एंथैल्पी है। द एनर्जी रिलीज्ड आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ 1 मोल ऑफ लेटाइस, वो भी लेटाइस एंथैल्पी है। तो ध्यान रखना, लेटाइस एंथैल्पी इज ऑलवेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस ऑफ केटायन माइनस रेडियस ऑफ एनायन, सॉरी रेडियस ऑफ केटायन प्लस रेडियस ऑफ एनायन। मतलब जैसे जैसे तुम्हारे केटायन का रेडियस बढ़ेगा एनायन का रेडियस बढ़ेगा। या फॉर एग्जांपल अगर आपने रेडियस ऑफ एनायन कांस्टेंट रख लिया, आप कह रहे भैया मेरा तो एनायन CO3 नेगेटिव है, लेकिन मेरा जो केटायन है वो बदल रहा है। पहले बेरिलियम था, फिर अब मैग्नीशियम हो गया, फिर अब कैल्शियम हो गया, फिर अब स्ट्रॉन्शियम हो गया और फाइनली बेरियम हो गया। तो रेडियस ऑफ केटायन तो फिक्स रहेगा, सॉरी एनायन तो फिक्स रहेगा, लेकिन रेडियस ऑफ केटायन बार बार चेंज होगा। और चेंज कैसा हो रहा है, वो बढ़ रहा है। तो जैसे जैसे रेडियस ऑफ केटायन बढ़ेगा लेटाइस एंथैल्पी घटेगी, क्योंकि इनवर्स रिलेशनशिप है। क्या बात समझ में आ गई। और लेटाइस एंथैल्पी घटेगी, लेटाइस एंथैल्पी घटेगी तो उसको ब्रेक करना हमारे लिए आसान हो जाएगा, इसको ब्रेक करना हमारे लिए आसान हो जाएगा। तो फिर आपके मन में सवाल आना चाहिए कि सर फिर तो सॉल्युबिलिटी इन वाटर बढ़ जानी चाहिए, फिर तो सॉल्युबिलिटी इन वाटर बढ़ जानी चाहिए, क्योंकि लेटाइस पानी इजीली तोड़ देगा। लेकिन बेटा ध्यान रखना, पानी के अंदर अगर आप सॉल्युबिलिटी देख रहे हो, अगर आप पानी के अंदर सॉल्युबिलिटी देख रहे हो तो आपको हाइड्रेशन इंथैल्पी पर भी फोकस मारना होगा, आपको हाइड्रेशन इंथैल्पी पर भी फोकस मारना होगा। तो हाइड्रेशन इंथैल्पी जैसे जैसे आप ग्रुप में नीचे की ओर जाते हो, बेरिलियम डाई पॉजिटिव से बेरियम डाई पॉजिटिव, हाइड्रेशन इंथैल्पी डाउन द ग्रुप क्या होती है, हमेशा इंक्रीज होती है, क्या ना डिक्रीज होती है। तो हाइड्रेशन इंथैल्पी का डिक्रीज हो जाना इस बात को कवर अप कर देता है कि उसकी लेटाइस इंथैल्पी भी कम हो रही है, यानी इस फैक्टर को पूरी तरीके से ओवरशैडो कर देता है आपका हाइड्रेशन इंथैल्पी। यानी हाइड्रेशन इंथैल्पी इतना सिग्निफिकेंटली कम हो जाती है, इतना जोरदार तरीके से कम हो जाती है कि आपकी लेटाइस इंथैल्पी कम होने के बावजूद भी पानी उसको तोड़ नहीं पाता है। क्या बात समझ में आ रही है, कोई दिक्कत कोई परेशानी। और अगर हम थर्मल स्टेबिलिटी की बात करें, अगर हम थर्मल स्टेबिलिटी की बात करें तो वहां पर ध्यान रखिएगा कि वहां पर आपके केटायन और एनायन का साइज जितना कॉम्प्लीमेंट्री होगा, केटायन और एनायन का साइज जितना कॉम्प्लीमेंट्री होगा उतना मजबूत लेटाइस बनेगा। तो जो कार्बोनेट्स होते हैं, कार्बोनेट्स और आपका अल्कली अर्थ मेटल, इनका लेटाइस अच्छा बन जाता है, इसलिए उनकी थर्मल स्टेबिलिटी बढ़ती जाती है। अब ये जो फैक्टर है ये आपको कहाँ काम आएगा, ये फैक्टर आपको काम आएगा सल्फेट्स के अंदर। ये जो मैंने आपको पॉइंट सिखाया ये आपको कहाँ काम आएगा, सल्फेट्स के अंदर। नाउ सल्फेट्स यानी कि SO4, यानी कि आपका MsO4, यानी SO4 पर -2 चार्ज, M पर +2 चार्ज। ध्यान रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, ये सब
वाइट कलर के सॉलिड्स होते हैं, दे ऑल आर वाइट कलर सॉलिड मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, दे ऑल आर वाइट कलर सॉलिड। अगर हम लोग बात करें आपके सल्फेट्स की, तो बेरिलियम सल्फेट और आपका जो मैग्नीशियम सल्फेट है, दे आर रेडिली सॉल्यूबल इन वाटर, दे आर रेडिली सॉल्यूबल इन वाटर, पानी के अंदर बढ़िया तरीके से सॉल्यूबल हो जाएंगे। तो अब आप बोलोगे सर यहां पर तो लेटाइस इंथैल्पी ज्यादा होगी। आपने ही ने सिखाया कि जो लेटाइस इंथैल्पी होती है वो तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है रेडियस ऑफ केटायन और रेडियस ऑफ एनायन के। तो यहां पर सॉरी SO4, यहां पर तो इनका रेडियस छोटा होता है, तो बेटा लेटाइस इंथैल्पी को यहां पर ओवरकम कर लेगा कौन? हाइड्रेशन इंथैल्पी। याद करो, जितना छोटा केटायन उतनी ज्यादा हाइड्रेशन इंथैल्पी। तो यहां पर हाइड्रेशन इंथैल्पी ऑफ बेरिलियम डाइपॉजिटिव सॉल्ट्स and magnesium dipositive salt is so high, इतना ज्यादा हाई होता है कि ये लेटाइस इंथैल्पी को पूरी तरीके से ओवरशैडो कर देता है, पूरी तरीके से इसको ओवरकम कर लेता है। तो इस वजह से ये रेडिली सॉल्युबल हो जाते हैं। लेकिन इसके बाद में कैल्शियम सल्फेट, स्ट्रोंशियम सल्फेट एंड आपका बेरियम सल्फेट, दे प्रैक्टिकली बिकम इनसॉल्युबल इन वाटर। ये सब पानी के अंदर कैसे हो जाते हैं? इनसॉल्युबल हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि अब इनका एटॉमिक साइज बढ़ रहा है। एटॉमिक साइज बढ़ने की वजह से लेटाइस इंथैल्पी भले ही कम हो रही है, यानी पानी इनको तोड़ने की कोशिश करेगा, लेकिन हाइड्रेशन इंथैल्पी इतना ज्यादा कम हो जाएगी कि पानी तोड़ ही नहीं पाएगा। यानी समझ रहे हो, अगर केटायन छोटा है तो ये ज्यादा है, ये कम है। नहीं, अगर ये छोटा है, अगर केटायन छोटा है तो हाइड्रेशन इंथैल्पी भी ज्यादा है, लेटाइस इंथैल्पी भी ज्यादा है। लेकिन इन दोनों में गुंडा कौन? गुंडा ही है। तो ये ज्यादा होने की वजह से सॉल्युबल हो जाएगा। अब केटायन का साइज बढ़ रहा है, केटायन का साइज बढ़ने की वजह से लेटाइस इंथैल्पी घट रही है, मतलब सॉल्युबिलिटी बढ़ सकती है, लेकिन हाइड्रेशन इंथैल्पी यहां पर भी गुंडागर्दी करेगा। वो इतना तेजी से कम हो जाएगा कि पानी इसको देख के दूर भागेगा। पानी में डिसॉल्व करना छोड़ो, पानी इसको देख के दूर भाग जाएगा। तो यहां पर सॉल्युबिलिटी उस समय भी घट जाएगी। क्या ये चीज क्लियर होती है? पक्की बात? ध्यान से देख लो, कोई डाउट आ रहा हो तो पूछ लो, फिर हम नाइट्रेट्स की तरफ चलते हैं। नोट इट डाउन। ठीक है बच्चा लोग, कोई डाउट्स के अंदर किसी भी तरीके की कोई परेशानी? पक्की बात? श्योर है हम लोग आगे बढ़े? चलिए ग्रेट। अब आती है हम लोगों की बिल्कुल लास्ट पॉइंट, दैट इज हमारा नाइट्रेट्स, और फिर हमारा ये पार्ट खत्म होगा। नाइट्रेट्स अच्छा है, बहुत अच्छा है। नाइट्रेट्स यानी कि MnO3 होल ट्वाइस, क्योंकि नाइट्रेट पर होता है -1 चार्ज, मेटल पर आता है +1 चार्ज। तो ओके मेरे प्यारे बच्चों, मेटल नाइट्रेट को अगर आप लोगों को बनाना है तो आपको आपके मेटल कार्बोनेट को नाइट्रिक एसिड के अंदर डिसॉल्व करना पड़ेगा। तो क्या होगा देखो, ये मेटल यहां से ये 2 नाइट्रेट के साथ कंबाइन होकर बना लेगा मेटल नाइट्रेट। ठीक है, ये 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन यहां से लेकर वाटर बनाकर बाहर, और कार्बन डाइऑक्साइड तुम्हारा तो पहले से ही बाहर। तो इस तरीके से आप लोगों को आपका मेटल नाइट्रेट दिखता है। तो दिस इज हाउ यू विल गेट योर मेटल नाइट्रेट। ठीक है, अच्छा हमेशा ध्यान रखना, अगर आप लोगों के पास में मैग्नीशियम नाइट्रेट है तो यूजुअली आपको मैग्नीशियम नाइट्रेट के साथ 2 पानी के मॉलिक्यूल दिखाई देते हैं। मतलब मैग्नीशियम नाइट्रेट इज ऑलवेज एन हाइड्रेटेड सॉल्ट, ये हमेशा एक हाइड्रेटेड सॉल्ट होता है। क्यों? क्योंकि हम लोग सब जानते हैं कि कैटायन का साइज छोटा तो हाइड्रेशन इंथैल्पी ज्यादा। कैटायन का साइज जितना ज्यादा स्मॉल होगा, हाइड्रेशन इंथैल्पी उतनी ज्यादा हाई होगी।
हाइड्रेशन इंथैल्पी उतनी ज़्यादा हाई होगी। वहीं पर अगर आप लोगों को, मेरे प्यारे बच्चों को, अगर यहाँ पर बेरियम नाइट्रेट दिखाई पड़े तो यहाँ पर आपको ये एनहाइड्रस दिखेगा, ये पूरी तरीके से आपको एनहाइड्रस दिखेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप देखो बेरियम का साइज बड़ा हो रहा है, बेरियम का साइज बड़ा हो गया तो हाइड्रेशन इंथैल्पी कम हो गई। अब आप बोलोगे सर तो फिर बेरियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड जो आपने थोड़ी देर पहले पढ़ाया था AlPy, वो हाइड्रेटेड फॉर्म में क्यों दिख रहा था? तो वहां पर मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर आप देखो बेरियम का साइज तो बड़ा हो रहा था लेकिन आपके एनायन का साइज तो छोटा था ना, आपका यहां पर एनायन भी तो स्मॉल था। तो हाइड्रेशन इंथैल्पी, जो आपके हाइड्रेशन इंथैल्पी वो केटायन के साथ साथ एनायन के साइज पर भी डिपेंड करेगी। यहां पर आप देखो आपका एनायन कितना बड़ा हो गया भाई, NO3 कितना बड़ा एनायन, देखो N डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, सॉरी O और O, ये तुम्हारा नाइट्रोजन NO3 है। तो तुम खुद ही समझ जाओ इतना बड़ा एनायन है तो हाइड्रेशन इंथैल्पी तो एकदम सॉलिड तरीके से कम हो जानी। तो हाइड्रेशन इंथैल्पी कम हो जाएगी एंड इवन मोर डिक्रीजेस, एंड इट इवन मोर डिक्रीजेस बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन एनायोनिक साइज। इसीलिए आपने देखा होगा कि कार्बोनेट्स और सल्फेट्स की प्रॉपर्टी में भी डिफरेंस है। कार्बोनेट और सल्फेट की प्रॉपर्टी में भी बहुत जमीन आसमान का फर्क हो गया था। कारण केटायन का साइज तो ठीक है, एनायन के साइज में फर्क आना। अच्छा, आपके जो नाइट्रेट्स होते हैं, अगर आप आपके इन नाइट्रेट्स को हीट करोगे तो बेसिकली दे आर थर्मली अनस्टेबल, ये थर्मली अनस्टेबल है और तुरंत ही अपने मेटल ऑक्साइड के फॉर्म में टूट जाते हैं। आप इसके एक काम करिए, 2 मोल्स ले लीजिए तो 2 दूनी 4, 4 मोल्स ऑफ NO2 यहां से बाहर हो जाएगा। तो 4 2 जा 8, 3 2 जा 6, 7 8, ये तुम्हारा बन गया, मेरे ख्याल से ये हो गया। तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड आपको यहां पर मिलता है। आप देख लो मैंने ठीक से बैलेंस करी है कि नहीं, क्योंकि मेरे को लग रहा है कि मैंने थोड़ी सी मिस्टेक करी है। कैसे? क्योंकि यहां पर 3 ऑक्सीजन है और 3 दूनी 6 होता है और 6 दूनी 12 होता है। मैंने यहाँ पर 4 दूनी 8 और 2 10 लगाए, मेरे को लग रहा है एक ऑक्सीजन मिसिंग है। यस, एक ऑक्सीजन मिसिंग है, तो ये इस तरीके से टूटता है। मतलब वेनेवर आप आपके मेटल नाइट्रेट को, अल्कली अर्थ मेटल के नाइट्रेट को जब कभी भी आप थर्मली डिकम्पोज करोगे, वो अपने मेटल ऑक्साइड में टूटेगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस को रिलीज कर देगा। ठीक है, तो बस इतनी ही राम कथा हमको सुननी थी हमारे मेटल, अल्कली अर्थ मेटल के ऑक्साइड्स की, हाइड्रोक्साइड्स की, हेलाइड्स की, कार्बोनेट्स की, सल्फेट्स की और नाइट्रेट्स की। तो बच्चों ये होता है पार्ट खत्म। अब बस बता एनोमेलस बिहेवियर एंड डायगोनल रिलेशनशिप और बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ अल्कली अर्थ मेटल, जो हम एक लेक्चर में कंप्लीट करेंगे और इसके बाद हमारा ये टॉपिक हो जाएगा खत्म, ये चैप्टर हो जाएगा खत्म। तो चलो ये जल्दी खत्म करेंगे। जीओसी तो अपना कंटिन्यूएशन में चल रहा है, उसको हम लोग कंटिन्यूएशन में रखेंगे। तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। बाय बाय मेरा बच्चा लोग, हैव अ ग्रेट डे।